तो कल का हम लोग का प्रोग्रेस था जो आपका छूटा हुआ है ना, उसको पास्ट लेक्चर्स देख के वो क्या कर रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सेल्स हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और ये दो तरह के होते हैं। उनके है ना फीचर्स के आधार पे, न्यूक्लियस के आधार पे उन्हें दो पार्ट में बांटते हैं। एक है प्रोकैरियोट, दूसरा है यूकैरियोट। ये तो हम लोग 8-9 से जानते हैं। और यूकैरियोटिक सेल के हम लोग दो एग्जांपल लेते हैं, एक है प्लांट सेल और दूसरा लेते हैं एनिमल सेल, ये भी बताइए। तो इनमें जो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन है, कहीं कहीं डिफरेंस है। तो हम लोग अभी यूकैरियोटिक सेल में दो स्ट्रक्चर पढ़े, एक पढ़े हैं सेल वॉल और दूसरा पढ़े हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये दोनों बाउंड्री है, बहुत सिंपल है। आप लेक्चर देखिएगा तो वो हो जाएगा, जहाँ पे डाउट होगा पूछ के क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके नेक्स्ट कंपोनेंट पे आते हैं यूकैरियोटिक सेल का, और ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म फिर से बता दें, साइटोप्लाज्म क्या है? सेल का लिविंग पार्ट। सेल के लिए, किसी भी सेल का, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, उसका लिविंग पार्ट होता है साइटोप्लाज्म। और अगर साइटोप्लाज्म एक्सट्रैक्ट कर लें और न्यूक्लियस रहने दें, सेल विल डाई। लेकिन न्यूक्लियस निकाल लें, साइटोप्लाज्म छोड़ दे, सेल विल नॉट इमीडिएटली डाई, तुरंत नहीं मरेगा। लेकिन साइटोप्लाज्म निकाल देने के बाद इमीडिएटली इसका डेथ हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, जैसे आरबीसी, ये जानते हैं ना, आरबीसी के अंदर साइटोप्लाज्म तो होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, पर वो जिंदा रहता है। सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट सेल्स कैन सर्वाइव विदाउट द न्यूक्लियस बट कैनॉट विदाउट द साइटोप्लाज्म। सो दिस शोज द इम्पोर्टेंस। साइटोप्लाज्म के बारे में पहला चीज कहते हैं, अच्छा ये प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में होगा, कॉमन फीचर है, प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल बोथ, ये दोनों में पाए जाएंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड पार्ट, इट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। एक बार समझे जरा कि इसको लिविंग पार्ट ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। देखिए, हम लोग इतना डेवलप कर चुके हैं, तरक्की कर चुके हैं कि हम लोग किसी भी तरह के मॉलिक्यूल का स्टडी कर सकते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल कहीं पे भी मिले उसका हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में जितने तरह के मॉलिक्यूल्स हैं उन सब का स्टडी ऑलरेडी किया जा चुका है। ठीक है, और उसका प्रोपोर्शन भी पता है, जैसे वाटर कितना % होगा और जितने कंपोनेंट्स हैं सभी कितने % में रहती है, सब पता है। तो अगला सवाल दिमाग में आना चाहिए, जब सब पता है तो मिला के काहे नहीं साइटोप्लाज्म बना लेते हैं, होगा ना। जब आप जानते ही हैं किन चीजों से मिलके बना है तो मिला दीजिए, बन जाएगा। जैसे कहते हैं क्या, ये पिलर हमको पता है किससे बना है, तो हम कोशिश करके खुद से भी बना सकते हैं। इसमें क्या है, सरिया लगा है, आयरन रॉड्स, उसको बांधा है और उसके अंदर कंक्रीट डाला है जो कि सीमेंट, बालू और गिट्टी से बनता है, तब वो मिला देंगे तो बिना पिलर बन जाएगा। तो उसी तरीके से जब साइटोप्लाज्म के सारी चीजों को आप जानते हैं मिला के बना के ही नहीं देते, कोशिश किया गया, ऐसा नहीं कोशिश नहीं किया, खूब कोशिश की, पर रीजन क्या है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लिविंग पार्ट नहीं बन पाया, क्योंकि साइटोप्लाज्म एक मतलब ऐसे कहिए इनविजिबल तरीके से अपने आप को बैलेंस करता है, और वो बैलेंस डायनामिक बैलेंस होता है। मतलब क्या, जैसे दो एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें एक है सोडियम क्लोराइड, एक है ये ग्लूकोज। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम में ग्लूकोज ज्यादा मिलेगा, सोडियम क्लोराइड भी ज्यादा मिलेगा। किसी पॉइंट ऑफ टाइम में आपको ग्लूकोज कम मिलेगा, सोडियम क्लोराइड ज्यादा मिला, और किसी पॉइंट ऑफ टाइम में ये भी हो सकता है ग्लूकोज कम, सोडियम क्लोराइड ज्यादा। तो ये जो बैलेंस बना रहा है ना टाइम टू टाइम, ये बैलेंस हम लेबोरेटरी में नहीं कर सकते, और ये बैलेंस करने का कैपेसिटी ही कीप्स द साइटोप्लाज्म इन लिविंग यूनिट। इसीलिए साइटोप्लाज्म इज लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, पहला चीज, इट इज लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। यहां जोड़ दे, बिकॉज इट्स कंपोनेंट्स
आर इन ए डायनामिक इक्विलिब्रियम। कहीं हिंदी में कोई दिक्कत? इट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, जीवित भाग है, ये हम लोग जानते हैं। फिर क्या है? बिकॉज, क्योंकि इट्स कंपोनेंट्स इसके कंपोनेंट कैसे होंगे? डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक मतलब स्थिर नहीं है ना, जरूरत के मुताबिक अपने आप को अपना बैलेंस बना रहा है, कभी किसी को घटा रहा है, कभी किसी को बढ़ा रहा है, इसको कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। आवश्यकता अनुसार मात्रा का संतुलन, ये हिंदी मीनिंग लिख लेगा डायनामिक इक्विलिब्रियम का। और ये काम कर पाता है इसका साइटोप्लाज्म, इसीलिए ये इसका लिविंग पार्ट। सीरियल नंबर 3, कंपोनेंट्स। और देखिए भाई, कहीं पे भी आपको साइटोप्लाज्म मिले, वो साइटोप्लाज्म में 3 तरह के ही पदार्थ होते हैं। बोली 3 तरह का? हाँ, पहला होता है वाटर, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, और तीसरा होता है बायोमॉलिक्यूल्स, या इन्हीं को कहेंगे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। अब आप एक बात पूछिएगा, ये बायोमॉलिक्यूल बोले इधर, तो उसी को ऑर्गेनिक कंपोनेंट कर रहे हैं, ये क्या मामला है? इनऑर्गेनिक वाला तो समझ में आ रहा है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, ये सब मिलकर बना रहा है। ऑर्गेनिक मतलब हाइड्रोकार्बन। फिर ये बायोमॉलिक्यूल क्यों? इसीलिए क्योंकि बायोमॉलिक्यूल उन मॉलिक्यूल्स, उन हाइड्रोकार्बन्स को या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स को कहा जाता है जो केवल और केवल सेल में ही बनते हैं, सेल के बाहर वो नहीं बनते। ठीक है, जैसे हम चाहेंगे कि सेलुलोज को लेबोरेटरी में बना लें, एक तो बहुत दिक्कत होगा, और अगर बन भी गया उसका कीमत इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसका आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। सेलुलोज क्या है, मतलब क्या क्या यूज़ है बता सकते हैं इमीडिएटली? अभी हम लोग सेलुलोज का क्या यूज़ कर रहे हैं इस क्लासरूम में बैठ के, बता सकते हैं? ये जो शर्ट पेन है ना, इसमें जो फाइबर्स हैं सेलुलोज के ही हैं। हम जो लिख रहे हैं ना कॉपी में, और जो पढ़ रहे हैं ना किताब, सेलुलोज का ही है। और हम जो फीस पे कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं पैसा, वो भी सेलुलोज से ही बना है। तो सेलुलोज इज द लाइफ मॉडर्न डे में, ये कह सकते हैं ना, विदाउट इट वी कैन नॉट सर्वाइव। हम लोग फिर किस जमाने में चले जाएंगे, जंगल में रहने वाले वैसे हो जाएंगे। तो सेलुलोज क्या है, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट मटेरियल है। पर आप जानते हैं सेलुलोज को बनाने के लिए कोई लेबोरेटरी यूज़ नहीं होता, पेड़ पौधे यूज़ किए जाते हैं। जैसे हम जो लेते हैं ना कपास, कॉटन, कॉटन में जो फाइबर्स है उसमें सबसे ज़्यादा सेलुलोज अच्छे तरीके से मिलता है, वो उस लेवल में मिल रहा है जिसको हम बड़े आसानी से मतलब धागा बना सके, इसीलिए कॉटन का यूज़ होता है। नहीं तो सेलुलोज तो किसी भी प्लांट सेल के सेल वॉल में है, हम वहाँ से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आलू के छिलके में है, खीरा जो खाते हैं, खीरा का छिलका जो हटा के खाते हैं उसमें, केले के छिलके में, सब जगह सेलुलोज है। पर हम उसका इस्तेमाल करते हैं क्यों? क्योंकि इससे बड़े आसानी से और बहुत ही फाइन फेदर निकलते हैं, फाइबर निकलते हैं, इसलिए उनको यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक छोटा सा एग्जांपल सेलुलोज, ये तो हाइड्रोकार्बन है, इसे भी हम उस पैमाने पे नहीं बना सकते जिस पैमाने पे हम यूज़ कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहिए, सेलुलोज को बायोमॉलिक्यूल कहना चाहिए कि नहीं? इसलिए बायो मतलब हो गया लिविंग, और मॉलिक्यूल्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग स्टेट में बनाए जाएं, इसलिए उन्हें बायोमॉलिक्यूल्स कर रहे हैं। और ये केमिकल एनालिसिस के बाद हाइड्रोकार्बन ही निकलते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के, इसीलिए ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, राइट। अब देखिए परसेंटेज वाइज वाटर परसेंटेज रहता है 70 to 80, किसी भी सेल में 70 to 80% वाटर रहता है।
और इनऑर्गेनिक और बायोमॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक कंपोनेंट मिला के 20 to 30% बनेगा। ठीक है, किसी में थोड़ा सा ज्यादा, किसी में थोड़ा सा कम, डिपेंड करेगा किस सेल की बात कर रहे हैं। अब आइए हम लोग देखें, वाटर का तो खैर पता चल ही रहा है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में क्या रहते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, पहले भी हम लोग देख चुके हैं, प्रोकैरियोट्स में भी जो साइटोप्लाज्म पढ़े थे उसमें भी बताएं, इसमें भी वही रहेगा, बस अंतर कहाँ पे आएगा पता है? क्वांटिटी में। जैसे किसी में सोडियम ज्यादा होगा, किसी में सोडियम कम होगा, किसी में हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा, किसी में हाइड्रोजन आयन कम होगा, एटसेट्रा। बाकी होंगे सभी में ये सब, क्योंकि इनका जरूरत है लिविंग के लिए, लिविंग कंडीशन के लिए। तो पॉजिटिव आयंस लाइक H+ आयंस है ना, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, देख के ही अब आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिंक आयन, कॉपर आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, आयरन Fe3+, Fe2+, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। थोड़े या अधिक मात्रा में ये सभी पाए जाएंगे। इन सबों में सबसे ज्यादा सेल के अंदर पाया जाता है H+ आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ये ज्यादा करके पाए जाते हैं। बाकी भी होते हैं पर थोड़े कम, जिंक भी अच्छे खासे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के पॉजिटिव चार्ज वाले हिस्से हो गए। व्हाट अबाउट द नेगेटिव चार्ज आयंस? तो इनमें आएंगे कौन कौन, देखिए, क्लोराइड आयन, HCO3- आयंस। और बहादुर लोगों बताइए HCO3- मतलब कौन सा आयन? इसका नाम बाइकार्बोनेट आयन, गुड वन। उसके बाद SO4 2-, उसके बाद PO4 3-, OH- एटसेट्रा। तो कहने का मतलब है नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस के टाइप्स कम हैं और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस के टाइप्स अधिक। ठीक है, तो अगर मान लीजिए सबका एक एक यूनिट अगर रखें तो कितने हैं? 1 2 3, 3+ हो गया, 3 6+, 2 8+, 8 2 10, 2 12, 2 14, 3 17, 2 19, यानी 19 पॉजिटिव चार्ज है इधर। इधर गिनिए तो 1 1 2 1 3 2 5 और 3 8, कहाँ 19 कहाँ 8। अगर सबका एक एक लेंगे, एक एक यूनिट, तो क्या बैलेंस होगा? नहीं होगा। क्या लग रहा है कौन ज्यादा होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे? क्योंकि सेल में कभी भी चार्ज नहीं होता। साइटोप्लाज्म चार्ज होता है क्या? नहीं, न्यूट्रल होता है। तो जरूर क्या करना पड़ा होगा, इन नेगेटिवली चार्ज आयंस जो हैं इनकी संख्या बढ़ानी पड़ी होगी, तब जाके पॉजिटिवली चार्ज आयंस के नंबर को, टोटल नंबर को ये काउंटर कर सकते हैं। और ऐसा ही होता है साइटोप्लाज्म में, नेगेटिवली चार्ज आयंस की संख्या मतलब टाइप्स कम होती है, नंबर अधिक, और पॉजिटिवली चार्ज आयंस के वैरायटीज अधिक होते हैं, नंबर कम। राइट, सो ये बहुत रिमार्केबल चीज है, इसको याद रखिएगा। और बायोमॉलिक्यूल्स ये तो गिने चुने हैं, लेकिन इनके वैरायटीज हैं। तो जो मेन ग्रुप है हम लोग उनका नाम लिखें, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स को आप शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स। दूसरे हैं प्रोटीन्स, तीसरे होते हैं फैट्स एंड लिपिड्स, और चौथे होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। चौथे होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड का खासियत क्या है? मेक डीएनए एंड आरएनए।
तो इसीलिए न्यूक्लियोटाइड इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि डीएनए आरएनए इन्हीं को बनाना है, जिंदा रहने के लिए ये चाहिए, ये न्यूक्लिक एसिड्स चाहिए। उन न्यूक्लिक एसिड्स को बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स एज ए बायोमॉलिक्यूल, एज ए ऑर्गेनिक कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये है कॉम्पोजिशन ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब परसेंटेज नहीं बता रहे हैं कौन कितना रहता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है सेल किस कंडीशन में है, उस हिसाब से उनके परसेंटेज चेंजेस आते हैं। ये हो गया कंपोनेंट, यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो कंपोजिशन पता चल गया और ये क्या करते हैं ये मालूम चल गया, तो फंक्शन भी देख लें हम लोग। ऊपर का मिटा सकते हैं साइटोप्लाज्म के फंक्शन के लिए, आगे देखिए। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे हमको दे दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सॉलिड पैलेट के रूप में ही आता है। ठीक है, तो हमको दे दिया इस तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉलिड है, मान लीजिए सॉलिड दे दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सॉलिड दे दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको क्या लगता है दोनों के बीच में रिएक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन के लिए जो मीडियम चाहिए या तो वो लिक्विड चाहिए या गैस चाहिए। सॉलिड मीडियम में रिएक्शन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन बहुत ही स्लो, एक्सट्रीमली लो। रीज़न क्या है? सॉलिड में उसके जो कंपोनेंट्स हैं है ना, वो इतने स्ट्रांगली हेल्ड अप होते हैं, इतने मजबूती से वो पकड़े हुए रहते हैं कि वो रिएक्शन के दौरान अपनी जगह से हिलेंगे ही नहीं। तो जब हटेगा ही नहीं, रिएक्शन कहाँ से हो? इसलिए क्या है कि एक मीडियम चाहिए जिसमें रिएक्शन हो सके, और वाटर इज द मीडियम ऑफ रिएक्शन। एवरीवेयर वाटर इज द मीडियम ऑफ रिएक्शन, कम से कम अर्थ पे तो जरूर। और साइटोप्लाज्म में देखिए ना 70 से 80% वाटर है, तो क्या नहीं लगता है कि ये मीडियम ऑफ रिएक्शन देता होगा? तो फंक्शन में पहला फंक्शन, इट गिव्स द मीडियम ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और आप जानते ही होंगे यहां जो केमिकल कंपाउंड्स हैं है ना, वो किसके लिए, कौन से काम के लिए तैयार हो रहे हैं? ये जो रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस क्यों हो रहे हैं? ताकि जिंदा रह सके, लाइफ के लिए। तो लाइफ जहां इन्वॉल्व हुआ है, बायो आ गया। तो इसीलिए इन केमिकल रिएक्शंस को रिफाइन करके थोड़ा और अच्छे से हम लोग कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इसलिए इन्हें थोड़ा सा रिफाइन करके, थोड़ा सा अलग करके हम लोग कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए ये स्थान उपलब्ध कराता है, स्पेस प्रोवाइड कराता है, मीडियम देता है। ठीक है, क्योंकि दीज रिएक्शंस आर एसेंशियल फॉर लाइफ। नाउ नंबर 2, it carries different compartments for different functions, different compartments for different functions of the cell। अब इसका मतलब समझिए, एक सेल को जिंदा रहने के लिए 2-3 काम मुख्यतः मेनली करना होता है। एक, एनर्जी जनरेशन। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए क्या कमाना है? पैसा। पैसा रहेगा तो ही खा पाएंगे, पैसा रहेगा तो ही अच्छा पढ़ पाएंगे, पैसा रहेगा तो लाइफ में बहुत सारा चीज कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। तो पैसा इज इंपॉर्टेंट। उसी तरह से सेल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एनर्जी, करेंसी। तो उसको भी करेंसी चाहिए, पर वो एनर्जी के फॉर्म में, और वो एनर्जी करेंसी होता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो पहला काम होगा या मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होगा सेल के अंदर एनर्जी जनरेशन। तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इनमें तो एनर्जी जनरेशन का एक जगह बनाया। प्लांट सेल को अगर लें तो वो अपना भोजन खुद बनाता है बाई फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक अलग जगह पे होता है और वो है क्लोरोप्लास्ट। पर
क्या ये न्यूक्लियस में हो रहे हैं? नहीं, साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं। फोटोसिंथेसिस साइटोप्लाज्म में, एनर्जी जनरेशन यानी रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स वो भी साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है, एक कोने से दूसरे कोने में ट्रांसपोर्ट भी उससे हो रहा है। उसके बाद न्यू मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ये भी कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम लोग कहते हैं कि इट कैरीज डिफरेंट कंपोनेंट्स फॉर डिफरेंट फंक्शंस, सही होगा ना? अलग अलग काम को करने के लिए इसने स्पेशलाइज्ड जगह बनाए रखे हैं। जैसे हम अपने घर में क्या करते हैं, यहाँ पे हम बैठेंगे पढ़ेंगे, है ना, यहाँ पर हम लेटेंगे आराम करेंगे सोएंगे, यहाँ पर हमारा किचन है, यहाँ पे हम खाना बनाएंगे, यहाँ बैठकर खाएंगे, है ना, बाहर से आने वाले लोग यहाँ बैठेंगे, सब काम के लिए अलग अलग जगह बना के रखे है ना। ऐसा थोड़ी है बाहर से जो भी आएगा वो भी बेड पे बैठेगा, हम भी बेड पर ही पढ़ के पढ़ाई करेंगे, वही सो जाएंगे, वही खाना खाएंगे। तो ये तो वैसी स्थिति हो जाती है जब हमारे पास वैसे कोई साधन नहीं है, और ये काम करता है प्रोकैरियोटिक सेल। उसका सारा काम साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन स्पेशलाइजेशन नहीं रहता, सब एक ही जगह होता है। यूकैरियोटिक सेल है, इसने कंपार्टमेंट सिस्टम बनाया है ताकि स्पेशलाइज्ड वे में फंक्शंस किए जा सके, और इसीलिए यहाँ साइटोप्लाज्म का काम हो जाएगा कंपार्टमेंट प्रोवाइड करना, ताकि सेपरेट फंक्शंस पूरे किए जा सके, है ना। सो इसीलिए ये इसका दूसरा इंपॉर्टेंट रोल। तीसरा इंपॉर्टेंट रोल, अभी बातों में आपको बताइए, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे इनमें कुछ रिएक्शन होंगे फॉर्मेशन के लिए, मटेरियल मॉलिक्यूल बनेंगे, और कुछ रिएक्शंस होंगे टूटने के लिए, ब्रेकडाउन। ठीक है, तो फॉर्मेशन रिएक्शंस को कहा जाता है एनाबॉलिक रिएक्शंस, और ब्रेकडाउन रिएक्शंस को कहा जाता है कैटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, और दोनों को मिला के बोला जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म बराबर मेटाबॉलिज्म। तो साइटोप्लाज्म किसका जगह हो गया? मेटाबॉलिज्म। इट इज द साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसे क्या पढ़ेंगे? मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म बराबर होता है एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। इसे पढ़ेंगे एनाबॉलिज्म, और इसे पढ़ेंगे के टेढ़ा हो गया और सीधा हो गया, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, और एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म का मीनिंग है फॉर्मेशन रिएक्शंस, और कैटाबॉलिज्म का मतलब है ब्रेकडाउन। कैटाबॉलिज्म का मतलब है ब्रेकडाउन रिएक्शंस। हिंदी में क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म को? उपापचय। जो 10th हिंदी में पढ़े हैं उनके लिए इसे उपापचय कहते हैं। एनाबॉलिज्म को कहते हैं उपचय, और इसको कहते हैं अपचय। मिलकर हो गया उपापचय। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो साइटोप्लाज्म, जिसे दूसरा साइटोसोल भी कहा जाता है, ये बता दें, कई जगह साइटोसोल लिखा रहता है। तो साइटोसोल या साइटोप्लाज्म किस चीज का जगह है? उपापचय, मेटाबॉलिज्म का, जिसमें फॉर्मेशन यानी बनने वाली रिएक्शंस होंगे, है ना, और टूटने वाले रिएक्शंस भी होंगे। यानी ये कहलाएंगे इसको तो विघटन अभिक्रिया कहते हैं, और इसे हाँ, तो फॉर्मेशन रिएक्शंस और ब्रेकडाउन रिएक्शंस का जगह वो हो गया। ठीक है, नीचे थोड़ा मिटाएं, ये तो हो चुका है। इसके अलावा और क्या होता है, तो आप देखिएगा अभी जो बताए, मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह सेल के अंदर अगर जाना होगा तो कैसे जाएगा? इसी साइटोप्लाज्म में तैरते हुए जाएगा। इसका मतलब है ये सेल के अंदर
ट्रांसपोर्ट का मीडियम देता है। ठीक। नंबर 4, इट प्रोवाइड्स मीडियम फॉर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। प्रोवाइड करना मतलब उपलब्ध कराना। ठीक है। मीडियम यानी माध्यम, कहीं दिक्कत? इंट्रासेलुलर अंतःकोशीय, हिंदी भी थोड़ा कठिन है। अंतः मतलब अंदर, कहाँ? सेल के, सेल के अंदर ही अगर ट्रांसपोर्ट हो, जैसे इस क्लासरूम में अगर हम खुशबू फैलाना चाहें तो इस क्लासरूम का एयर ही ना काम करेगा, ऐसा तो नहीं है बाहर का एयर आके ये काम करेगा। तो सेल के अंदर जो मीडियम है ट्रांसपोर्ट के लिए वो कौन प्रोवाइड करता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्ट, ये तो समझ ही रहे। तो ये हुए इसके मुख्य मुख्य 4 प्रॉपर्टीज। ठीक है, और इस तरीके से सेल को ये जिंदा रहने में मदद करता है। यहां तक नोट कीजिए। और अब आते हैं सेल के, यूकैरियोटिक सेल के अगले हिस्से में। यह है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम लोग किनको देखेंगे? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, इन 4 को देखेंगे। और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जरूर कनेक्टेड है, इसीलिए इन्हें हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत लाते हैं। जिसमें से वैक्यूल एक ऐसा है जो कि केवल प्लांट सेल में होता है। एनिमल सेल्स में कंडीशनल है, किसी में हो भी सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो अगला हेडिंग है हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। हिंदी में अंतःजालीय तंत्र, बुक में मिलेगा। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इट कंसिस्ट्स ऑफ, कंसिस्ट्स मतलब बने हुए, ऐसे पढ़ेंगे कंसिस्ट्स, इट कंसिस्ट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपैरेटस, और इसी को पढ़ते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और इसी को कहते हैं गोल्जी बॉडी। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया लाइसोसोम, और चौथा हो गया वैक्यूल। तो इनके 4 कंपोनेंट्स। ठीक है, अब बारी बारी से देखिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको सीरियल सेकंड कर दीजिए, है ना। हम लोग पहले देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। एक ऐसा होगा, दूसरा होगा इस तरीके से। यस,
यहां तक पहले ड्रॉ कीजिए, फिर इनका नेमिंग करते हैं। नेमिंग शुरू करें। देखिए ये जो है यह है इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस और ये है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ये जो है इन्हें कहा जा रहा है सिस्टर्नी। क्या पढ़ेंगे? सिस्टर्नी। ये प्लूरल है, ठीक है। और इनके अंदर जो कैविटीज हैं, खाली जगह, इसे कहा जा रहा है ल्यूमेन। इसे पढ़ेंगे ल्यूमेन। और ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये हैं राइबोसोम्स। ये है राइबोसोम्स। ये फिगर फर्स्ट, ये है स्मूथ ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसको शॉर्ट में ER भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां हो गया स्मूथ ER, इसे SER भी कहते हैं। आगे से अगर हम लोग SER रेफर करें तो क्या बता रहे हैं ये समझ में आ जाएगा। अब इसको देखिए, ये है फिगर सेकेंड और ये है रफ ER यानी RER। ये रफ इसलिए है क्योंकि सरफेस के ऊपर कुछ ग्रैन्यूल्स नजर आ रहे हैं, और ये स्मूथ क्यों है कि इसके सरफेस पे कोई भी ऐसा ग्रैनुलर स्ट्रक्चर नहीं, ठीक है। और इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के हो गए, स्मूथ ER और रफ ER। लेकिन रफ ER की विशेषता देख रहे होंगे कि ये न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए हैं। देख रहे हैं ना, कहां से शुरू हुआ है? न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से। इनर मेम्ब्रेन से है क्या? नहीं, आउटर मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। तो स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाते ही बहुत सारा चीज हम लोग को अपने आप माइंड में आ जाता है। इसको पूरा कीजिए, फिर इसको इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो इधर का मिटाएं, इसका जरूरत नहीं है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्या बोल सकते हैं? देखिए, तो ये बने हुए हैं किन से? तो ऐसे ट्यूब से, बहुत ही पतले ट्यूब से बने हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं किसी न किसी जगह। देखिए तो सब यहाँ से तो जुड़ा हुआ है ना, ये एक ट्यूब, ये एक ट्यूब, ये एक ट्यूब, और ये सब आपस में कहीं ना कहीं से जुड़े हुए। इनको भी देखिए, ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को कहा गया सिस्टर्नी प्लूरल और सिस्टर्ना सिंगुलर। तो सीरियल नंबर 1 द ER, अब ये नहीं बोल रहे हैं SER या RER, बस ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ और वो R रफ। तो ER is made of interconnected fine tube-like structures। जो ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपस में पतले ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर से, है ना, इंटरकनेक्टेड रहते हैं। दे आर कॉल्ड, यानी इन इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स को कहते हैं सिस्टर्नी। ये हो गया प्लूरल, और ब्रैकेट में डाल दें CISTERNA
सिस्टर्ना, ये हो गया सिंगुलर। So the endoplasmic reticulum is like that, made up of interconnected tube-like structures, cisternae. इसके बारे में सेकेंड इंफॉर्मेशन, मोस्टली ज्यादातर करके दे आर फाउंड टू ओरिजिनेट from the outer membrane of nucleus। क्या है, अधिकतर क्षेत्र में देखा जाता है कि ये न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन है ना, उससे बन रहा है, उससे डेवलप कर रहा है। ठीक है, मोस्टली दे आर फाउंड टू ओरिजिनेट। ओरिजिनेट मतलब उत्पन्न होना, ओरिजिनेट मतलब उत्पन्न होना, बाकी तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है। दे आर फाउंड टू ओरिजिनेट फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक तो है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। दे यानी ये जो AR हैं उनके बारे में, दे देन स्पैन, स्पैन करना मतलब फैलना, ठीक है, स्पैन एंड रीच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब ये इतने में ही नहीं रुके कि न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से तैयार आना शुरू हुआ, बल्कि ये बढ़ते 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 बाउंड्री कहाँ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहां तक पहुंच जाता है। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ये रहते हैं, इतने बड़े हो सकते हैं, इतने फैले हुए। ठीक है, तो आप जरा सोचिए, अभी बनाइएगा नहीं, जरा सोचिए, मान लीजिए ये सेल है, तो सेल का क्या ही हो जाएगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, और न्यूक्लियस सीधा साधा सा यहां पे बैठा हुआ है। अभी और कुछ नहीं, यहां क्या है, साइटोप्लाज्म है, साइटो लिख दिया। अब ये सेल हिलेगा डुलेगा, भाई एनिमल सेल है, क्यों नहीं चलेगा, मूवमेंट तो करेगा ही करेगा। अगर ये नहीं कर रहा है तो ये दूसरे सेल के साथ जो जुड़ा है वो दूसरा सेल कर रहा होगा। चलने के दौरान साइटोप्लाज्म हिलेगा ना, तो क्या लगता है न्यूक्लियस अपनी जगह पे स्थिर रहेगा, इधर टकराएगा उधर टकराएगा? ऐसा नहीं लगता है। इस कोलिजन के कारण न्यूक्लियस में डैमेज आएगा, और न्यूक्लियस में रहते कौन है, क्रोमोसोम, जो कि उसको कंट्रोल सेंटर बनाते हैं, है ना। न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्रोमोसोम रहता है। तो जब न्यूक्लियस डैमेज होने की कगार पे होगा, क्रोमोसोम बचा हुआ रहेगा, वो डैमेज हो सकता है। तो ऐसा नहीं लगता कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे करके बढ़ा और यहां तक आया और ऐसे करके बढ़ा और यहां तक आया, तो नहीं लग रहा है कि ये न्यूक्लियस को एक जगह जकड़ के रखे हुए। और दूसरा चीज देखिए, तो इस तरीके से ये कंपार्टमेंट बना दिया है, उधर का कंपार्टमेंट इधर का कंपार्टमेंट बांट रहा है ना, बाउंड्री बना रहा है। तो यही खासियत है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इतना स्पैन करता है, इतना फैलता है कि सेल के अंदर नॉट ओनली न्यूक्लियस को एक स्टेबल जगह देता है, बल्कि सेल के साइटोप्लाज्म में कंपार्टमेंट भी बना लेता है। और क्या आप भूल गए कि यूकैरियोटिक सेल का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि ये डिवीजन ऑफ लेबर करता है। अगर एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा उसमें साफ साफ लिखा है, 9th में भी लिखा था, डिवीजन ऑफ लेबर। यही है, डिवीजन ऑफ लेबर कैसे करता है, कंपार्टमेंट बना के, वहां पे कोई खास काम होगा, यहाँ कोई खास काम होगा। ये जो बाइफर्केशन है, दिस इज एक्चुअली डन बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
right? So in this way the endoplasmic reticulum is not only supporting the nucleus at a particular position but also creates compartments for particular function, right? तो ये एक एग्जाम्पल है, इसे आप चाहें तो बना भी सकते हैं, पर आगे क्या कहें, they then span and reach the plasma membrane in this way, जो समझाना चाह रहे थे, in this way they create compartments in the cytoplasm. They create the compartments in the cytoplasm. They are also supporting the nucleus. ये साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस को भी सपोर्ट कर रहे हैं। और जान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस पूरा करता है, ठीक है, यहां तक कीजिए। तो हम लोग यहां पर बताए कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ज्यादातर करके, ये क्या बोले हैं, ज्यादातर करके कहां से ओरिजिनेट करते हैं, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। कहां से मिटाया जाए, यहां मिटा सकते, तो होता है क्या, इसके बाद दे है, मतलब वो वाले जो ज्यादातर है और न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से शुरू हुए, दे हैव राइबोसोम्स एट देयर सरफेस। दे है मतलब उनमें होते हैं क्या चीज, राइबोसोम, सतह पर, एट देयर सरफेस, ठीक है। सो द surface appears rough, such ERs, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, such ERs are called rough ER, ब्रैकेट में RER। अब आगे हम लोग RER कहेंगे तो समझ जाएंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है, ठीक है। सीरियल नंबर 3, सीरियल नंबर 3। तो ये तो हम लोग बात किए उनका जो अधिकतर है, पर जो कुछ होते हैं वो कैसे होते हैं, सम ER या ERs आर फ्री फ्रॉम आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे भी होते हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म में रहेंगे लेकिन मेम्ब्रेन का आउटर में, मतलब न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड नहीं रहेंगे, ठीक है। दे डोंट हैव राइबोसोम्स एट देयर सरफेस, और उनके सरफेस पे राइबोसोम भी नहीं होते, इसलिए क्या होगा, सरफेस स्मूथ दिखाई देगा। सो देयर सरफेसेस आर स्मूथ एज सच, जैसा कि एज सच
they are called as smooth ER ब्रैकेट में SER। तो डिस्क्रिप्शन यहां तक नोट कीजिए, उसके बाद इसके फंक्शंस पे आएंगे, तो आना चाहिए इनके फंक्शंस पे। तो देखिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ये शुरुआती स्ट्रक्चर है, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की शुरुआत इन्हीं से हो रही है, ठीक है। और बाकी के जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं कहीं ना कहीं उनके बनने में इनका बड़ा रोल है, ऐसे समझ लीजिए। इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक सेल्स के लिए इतना इंपॉर्टेंस रखता है, और जो जो काम करता है वो तो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। फंक्शंस of ER, endoplasmic reticulum. Serial number 1, the SER, SER बोलने का मतलब स्मूथ, SER can synthesis lipids and fats। ये लिपिड और फैट बनाते हैं, ठीक है। तो नेचुरली उसके लिए एंजाइम्स इसमें होंगे। सो दे हैव एंजाइम्स फॉर लिपिड एंड फैट सिंथेसिस। ओके, दूसरा देखिए, सीरियल नंबर 2, द रफ ER, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन सिंथेसिस प्रोटीन at its surface by the help of RNA and ribosomes present at the surface। यानी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके सरफेस पे राइबोसोम रहते हैं, और राइबोसोम जो है उनके सरफेस पे वो आरएनए के मदद से प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। सीरियल नंबर 3, आफ्टर synthesizing synthesizing the protein, proteins are entered into the lumen of cisternae। देखिए क्या कह रहा है, कहता है ये प्रोटीन तो बनाएगा ही, पर प्रोटीन बनाने के बाद अपने सिस्टर्नी के अंदर वो जो ट्यूब्स है ना, इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स, उन ट्यूब्स के अंदर इस प्रोटीन को ले आएगा, यूनिफॉर्म प्रोटीन को, और क्या करेगा वो ल्यूमेन में ले आएगा। एक्चुअली उन प्रोटीन्स को बनने के बाद कहां लेकर आएगा, सिस्टर्नी के ल्यूमेन में, वहां रख के क्या करेगा, तो कहता है वहां पे लाना एक फंक्शन हो गया,
लाने के बाद उसको प्रॉपर फोल्ड करता है। जैसे आप ऐसे समझिए कि एक किचन है, वहां पे क्या हो रहा है, खाना बन रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रेस्टोरेंट पे जब हम किसी डिश को ऑर्डर करते हैं, किसी भोज खाने को ऑर्डर करते हैं, तो आपको सजा के वेटर दे जाता है ना। ऐसे थोड़ी है, किचन में जैसे बना वैसे ही कढ़ाई में से ले धनाधन उठा के थाली में दे दिया, जाओ खाओ। आप कभी जाएंगे ही नहीं उसके यहाँ, कितना बेकार है, कितना खराब ट्रीटमेंट है, होता है ना। तो क्या करता है, अच्छे से प्लेट पे सजा के गार्निश करके, उसको कहते हैं सजाना, उसमें एक दो चीज़ और इधर उधर से जोड़ के उसके बाद आपको प्लेट पे ट्रे में देता है। तो वो खाने में अच्छा लगता है, मज़ा लगता है, इंटरेस्ट लगता है कि बहुत बढ़िया है। तो उसी तरीके से ये क्या किया, किचन की तरह खाना बनाया, मतलब प्रोटीन बनाया, कहाँ, सरफेस पे, ठीक। उसके बाद उसको सजाने के लिए क्या किया, अपने अंदर ले आया, और वेटर इससे पहले कि आपके टेबल पे रखे, वहां पे जो दूसरा कर्मचारी होता है वो बैठ के उसको डेकोरेट करता है खाने को। तो उस दूसरे कर्मचारी की तरह ये क्या करेगा, उसका फोल्डिंग करेगा, सही तरीके से उसको फोल्ड करेगा, ठीक है। ये फंक्शन इसका होता है, इसको लिखें यहां पे। और ये प्रोटीन फोल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बताते हैं। सीरियल नंबर 4, इन द ल्यूमेन these newly formed proteins are properly folded by folding proteins। ल प्रोटीन को फोल्ड करने के लिए भी प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन्स कहां रहेंगे, ल्यूमेन में। समझ में आया। और ये जो आप इंपॉर्टेंट फंक्शंस देख रहे हैं, ये किसके हिस्से जा रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। क्यों, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना रहा है। तो क्या आप उम्मीद करेंगे SER ये काम करेगा, नहीं, ये काम कौन करेगा, RER। सीरियल नंबर 5, द ER also forms compartments। ER का एक और काम है, ये कंपार्टमेंट बनाता है, देखे ही है, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक टिका हुआ है। नंबर 6, आफ्टर फोल्डिंग द प्रोटीन्स RER पैकेज देम, बाप रे, इनको पैकेट में भरता है, ठीक है, इन वेसिकल्स। वेसिकल कहते हैं छोटे छोटे मेम्ब्रेन के, है ना, क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन के सराउंडिंग को, यानी ऐसे एक मेम्ब्रेन का सराउंडिंग बना, है ना, तो दिस इज अ वेसिकल। ये वैक्यूल नहीं कहलाएगा, वेसिकल कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वेसिकल्स को अगर हम लिफाफा समझें, तो इस लिफाफा के अंदर उन प्रोटीन को फोल्ड करके डाल देता है। फिर देन these vesicles carrying the folded proteins to the Golgi complex। जी, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक ले जाना ट्रांसपोर्ट हुआ कि नहीं, इसलिए ये एक और काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट। और किस तरह का, सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट चल रहा है, तो ये इंट्रासेलुलर ट्रैफिकिंग कहते हैं इसको, है ना, ये काम करता है।
सो नंबर 7, सो it does intracellular TREFFEC traffic ICKIH intracellular trafficking ऑफ मटेरियल्स। तो सेल के अंदर एक मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में ये रोल प्ले करते हैं इंट्रासेलुलर ट्रैफिकिंग, और ये भी किसके अंतर्गत आ रहा है? RER। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। सो इट डज इंट्रासेलुलर ट्रैफिकिंग ऑफ मटेरियल्स। अब है नंबर 8, the SER can also synthesis steroid, a kind of fats like cholesterol. तो कोलेस्ट्रॉल एक एग्जांपल है स्टेरॉइड का, है ना। तो द ACR कैन ऑल्सो सिंथेसिस स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो कुछ फैटी हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन जो हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं, तो आप समझ लीजिए वहां के जो सेल्स हैं उनके स्मूथ ER में ये हार्मोन्स बन रहे हैं और सिक्रेट किए जा रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट काम है ना। सीरियल नंबर 9, they are also the site of detoxification। डी मतलब रिमूव, टॉक्सी यानी टॉक्सिन, फिकेशन वर्क। ठीक है, तो ये टॉक्सिन को हटाने का वर्क भी करता है, डिटॉक्सिफिकेशन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हेंस ERs are in huge amount, पढ़ पाइएगा, huge amount in the term है हीपैटोसाइट्स। कोई बता सकता है हीपैटोसाइट मतलब? हीपैटो मतलब होता है लीवर, और साइट मतलब होता है सेल्स, मिलाकर क्या हो गया? हेपेटोसाइट्स, लिवर सेल्स। तो लिवर सेल्स में ER का नंबर बहुत ज्यादा होता है। क्यों? हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन यूनिट लिवर है। ब्रैकेट में लिख दें, बिकॉज लिवर इज द डिटॉक्सिफिकेशन यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ब्रैकेट क्लोज। तो हेपेटोसाइट्स में इनकी संख्या अधिक पाई जाती है बिकॉज ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं हेपेटोसाइट्स, और इसमें ER मदद करता है, इसलिए वो ज्यादा करके उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, कितना सारा फंक्शन हो गया, है ना। ध्यान रखिएगा, लिखिए।